गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वांटम नंबर्स को, जहां पर हमने दो क्वांटम नंबर्स को डिस्कस कर लिया था, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने थर्ड क्वांटम नंबर से, जो कि हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर बात की जाए तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल एम। इससे पहले हमने दो क्वांटम नंबर को डिस्कस किया था, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? स्मॉल एम से। बात करें कि क्वांटम नंबर जो है वो क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, हमने एक चीज पढ़ी थी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल सेल्स को। हमने बात की थी कि एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सब सेल्स को, सेल्स के अंदर प्रेजेंट सब सेल्स। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्बिटल्स को। ठीक है, बट एक्चुअली में होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये सब हमने क्या माना है, एक इमेजरी या इमेजिनेशन किया है कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा। सेल्स यानी कि KLMN, जहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उनके अंदर क्या होती है? सब शेल्स होती हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, यानी कि SPDF, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर से। और सब शेल्स में क्या होते हैं? आपके ऑर्बिटल्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये हमने एक इमेजिनेशन कर लिया, अच्छा रहता है लर्न करने के हिसाब से। बट एक्चुअली में मैंने बताया था आपको कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल को। बताया था मैंने कि किसी भी एटम में प्रेजेंट न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वहीं एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को। ठीक है, और वहीं अगर मैं कहूं आपसे कि अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है, तो ये करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को। ठीक है, तो कहने को तो हम कहेंगे कि रिप्रेजेंटेशन जो है किसका? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, वो किसके लिए होता है? ऑर्बिटल्स के लिए होता है। और ऑर्बिटल मैंने आपको बता रखा है, ऑर्बिटल आपका वो 3D स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है, यानी हम कहेंगे कि ऑर्बिटल्स में ही आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो किसी भी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं फटाफट से, देखिएगा क्या हुआ यहाँ पर। यहाँ पे हमने कहा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये किसी भी सबशेल्स में प्रेजेंट जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला 2l+1, किससे होगा? 2l+1 फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन फॉर्मूले से सॉल्व करने से पहले मैं देखना चाहेंगे, फटाफट देखिए, अगर हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 1 की, ठीक है, इसके लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं, यानी ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमारे पास में कौन सा है? एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि नंबर ऑफ सेल फर्स्ट कौन सी होगी आपकी? के शेल के लिए हम देखेंगे तो n की वैल्यू 1 होती है। यहां से हम निकालते हैं सब शेल यानी कि एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चों, n-1, यानी हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 0। ठीक है, तो इसमें सब शेल कितनी होगी? 1 ही होगी, जो कौन सी थी आपकी? 1s। बात करें n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो यहाँ पे होगा आपका 0 और 1। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, आप जाके उसे देख सकते हैं। n इज इक्वल टू 3 के लिए कितना होगा बच्चों? 0 1 एंड 2। और n इज इक्वल टू 4 के लिए कितना होगा? 0 1
2 एंड 3, यानी कि इसमें होगी आपकी एक ही सब शेल। मैंने बताया था आपको कि जितनी नंबर ऑफ शेल्स होती हैं उतनी ही क्या होती है उसमें सब शेल्स होती है। तो अगर आपका नंबर ऑफ शेल 1 है तो उसमें सब शेल 1 होगी, 2 है तो 2 सब शेल्स होंगी, 3 है तो 3 सब शेल्स होंगी, 4 है तो 4 सब शेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, जनरली हमने बताया था आपको कि 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस सब शेल से, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं पी सब शेल से, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं डी सब शेल से और 3 को एफ सब शेल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका मतलब आपके फर्स्ट सेल में एक सब शेल है 1s, सेकंड सेल में है आपकी 1s एंड 2s एंड 2p, थर्ड में है 3s 3p 3d एंड फोर्थ में है 4s 4p 4d एंड 4f। ये हमने डिस्कस कर लिया था हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर बात की जाए तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पर कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका होता है लेस देन प्लस एल से लेकर के ग्रेटर देन माइनस एल तक, जहां इसकी वैल्यू 0 पे ली जाएगी एज एन इंटीजर। ठीक है, चलिए देखिए, तो यानी एम यानी जो आपका क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यूज क्या होंगी आपकी माइनस एल से, इसकी रेंज होगी प्लस एल तक, यानी माइनस एल से लेकर के 0 एंड प्लस एल तक रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट के लिए जहां पे आपके पास में एल की वैल्यू कितनी रहेगी 0। अब 0 है, इसका मतलब यहाँ पे रेंज जो रहेगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वो भी कितनी रहेगी 0 रहेगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक क्या है आपकी सब शेल है, तो इसमें आपका टोटल ऑर्बिटल भी कितना होगा 1 ही होगा। चेक कर लेते हैं फटाफट से फॉर्मूले को यूज कर करके। जो फॉर्मूला हमारे पास है वो कितना है 2l प्लस 1। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं किसमें कि हमारे पास में फर्स्ट सब शेल जो है यानी कि कौन सा s, इसमें आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, सब शेल्स में कितने ऑर्बिटल्स आपके प्रेजेंट होंगे ये हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ 2l प्लस 1। सबसे पहले निकालना चाहते हैं किसमें s में, किसमें s में। तो s के लिए l की वैल्यू हमें पता कितनी है 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 हमारे पास फॉर्मूला बना, कितना आंसर आ गया 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, यानी हमारे पास कितना ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल होगा जो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इस तरह से। ठीक है, कितना ऑर्बिटल होगा हमारे पास में, एक ऑर्बिटल होगा जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी कितनी 0। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं फॉर सेकंड के लिए, यानी हमारे पी सब शेल के लिए। ठीक है, क्या किया हमने एस के लिए कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले एस के लिए कैलकुलेट किया तो कितना आया 2l प्लस 1, यानी l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है 0 होती है, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 हमारे पास आंसर कितना आ गया 1, यानी कि s सब शेल के अंदर हमारे पास में एक ही ऑर्बिटल होगा जिसकी रेंज कितनी लिखी जाएगी 0 लिखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल है तो माइनस एल से प्लस एल तक हम जा ही नहीं पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अब निकालते हैं पी सब शेल के लिए। ठीक है, तो पी सब शेल के लिए बात करूं मैं तो पी सब शेल के लिए L की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1 होगी, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी टोटल 3 ऑर्बिटल्स आपके यहाँ प्रेजेंट रहेंगे पी सब शेल में। 2 इंटू 1 प्लस 1 बिकम्स 3, 3 का मतलब हमारे पास बन गए 3 ऑर्बिटल्स। अब इसकी रेंज लेंगे माइनस एल से प्लस एल तक, यानी कितना हो गया प्लस 1 0 एंड माइनस 1। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, px को लिखेंगे 0, सॉरी pz को 0 लिखेंगे, इसे लिखेंगे px और इसे लिखेंगे py। ठीक है, ये आपके रिप्रेजेंटेशन हो गए px py एंड pz। आगे बात करते हैं बच्चों किसकी, आगे बात करेंगे हम डी सब शेल की। डी सब शेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 इंटू डी के लिए एल की वैल्यू 2 होगी, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास में 5, यानी कितने ऑर्बिटल होंगे बच्चों 5, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 ऑर्बिटल्स आपके पास यहाँ रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से रेंज स्टार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में +2, सॉरी बच्चा मैंने थोड़ा सा ये लिया है -1
+1, ठीक है। -1 से लेकर के प्लस तक जाना आपको। ये कितना हो जाएगा आपका -2 -1 0 +1 एंड +2 जाएगा, ठीक है। तो हमारी रेंज क्या रहेगी 5 ऑर्बिटल्स के लिए -2 से लेकर के +2 तक हो जाएगी, ठीक है। आगे देखें, आगे हमारे पास में लास्ट सबशेल कौन सी बचती है आपकी एफ सबशेल। कौन सी एफ। तो एफ के लिए आप फटाफट से यहाँ काउंट कीजिए कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो एफ सबशेल के लिए हम फॉर्मूला पुट करें 2 इंटू एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होगी, तो 2 इंटू 3 +1 कितना हो गया हमारे पास में टोटल 7 ऑर्बिटल्स हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या बनेगा बच्चों 7 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ पे रेंज कितनी रहेगी -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, ठीक है। तो इस तरह से हम दिस फॉर्मूले बाय यूजिंग फॉर्मूला 12 + 1 इसकी हेल्प से हम किसी भी सबशेल में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वांटम नंबर ये आपका है, क्या है कि इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल m। ये हमें ऑर्बिटल्स के टोटल ओरिएंटेशन को बता रहा है, जो कितना हमारा -l से लेकर के +l तक इंक्लूडिंग 0, ठीक है। और हम इसमें सबशेल्स के अंदर प्रेजेंट टोटल ऑर्बिटल्स को काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला 12 + 1, जहां पर l क्या है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि s के लिए 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3, ठीक है। इसे फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे और सबशेल्स में प्रेजेंट टोटल ऑर्बिटल्स को काउंट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में s सबशेल में 1 ऑर्बिटल, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स और d सबशेल में 5 ऑर्बिटल एंड f सबशेल में टोटल 7 ऑर्बिटल्स कैलकुलेट हो जाते हैं। तो फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं की ओर। हो गया, चलिए आगे देखिएगा। चलिए देखिए आगे, अगर हम बात करें फटाफट से किसके लिए कि हमारे पास में मान लीजिए एस सबशेल है, ठीक है। एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 0 होगी, ठीक है। इसके लिए हमने काउंट कर ही लिया, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कौन सा हुआ केवल और केवल 1s सबशेल होगी। कौन सी होगी 1s, जिसमें टोटल आपके पास ऑर्बिटल कितना आया था अभी कैलकुलेट किया था, कितना आया था 1 ऑर्बिटल कैलकुलेट हमने किया था, ठीक है। अगर बात करें हम p सबशेल की, तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी होगी बच्चों आपके लिए p सबशेल में होगी आपके पास में। अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, देखो इधर सबसे पहले हमने लिया k शेल, क्या लिया k शेल, जिसकी n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक तरह से ये हमारे पास हो गया एक तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसमें हम बात करें एजीमुथल क्वांटम नंबर की l की, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगता है आपको पता है n-1, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0। 0 का मतलब हमारे पास में केवल एक ही सबशेल होगी, कौन सी 1s, जिसमें हमारे पास में टोटल एक ही ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं n = 2 के लिए। तो n = 2 के लिए जहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे n-1, तो हमारे पास में 2 सबशेल्स आएंगे 0 एंड 1। 1 का मतलब हो गया आपके पास में 2s एंड 2p, ये हमने कैलकुलेट किया था। अब 2s यहां पर होगा, आपको पता है s सबशेल में टोटल ऑर्बिटल कितना होगा 1, ठीक है। और p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे टोटल 3। मैंने आपको बता दिया था, ये आपका -1 से 0 एंड +1 पे जाएगा, ठीक है। ये आपका होगा py, ये pz एंड ये px, ये रिप्रेजेंटेशन होते हैं आपके, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूँ 0 को हम pz से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको px से, ये py से, ये अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन है आपके पास में, ठीक है। जो न्यू कन्वेंशन हमें बुक्स में दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए आगे, जब n की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, कितनी होगी 3, तो 3 - 1 2, 2 - 1 1, 1 - 1 0, यानी टोटल सबशेल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास में 0 1 एंड 2, यानी कि हमारे पास होगा 3s 3p एंड 3d, ठीक है। टोटल 3 सबशेल्स होंगी। मैंने बता रखा आपको
जितनी आपके पास नंबर ऑफ शेल्स उतनी ही आपके पास नंबर ऑफ सब शेल्स। 3s 3p एंड 3d टोटल कितना होगा 3। s में अगेन हमारे पास में एक ऑर्बिटल होगा, p में अगेन हमारे पास में 3 ऑर्बिटल होंगे और d में अगेन हमारे पास में 5 ऑर्बिटल होंगे। तो टोटल ऑर्बिटल अगर मैं काउंट करूं तो कितने हो गए हमारे पास में बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितने हो गए 9 ऑर्बिटल्स हो गए। इसकी बात करूं तो कितने हो गए 4 ऑर्बिटल्स हो गए। इसकी बात करूं तो कितने हो गए 1 ऑर्बिटल होगा हमारे पास में। ये क्या है बच्चों, ये टोटल ऑर्बिटल्स हैं आपके किसी भी प्रेजेंट सेल्स में। हमने डायरेक्ट निकाल दिए यहाँ पे कि किसी भी सेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। अगर आप बात करेंगे फर्स्ट सेल की तो उसमें एक ऑर्बिटल ही होगा। सेकंड सेल की बात करें तो उसमें 4 ऑर्बिटल होंगे 2, ठीक है। थर्ड सेल की बात करें तो उसमें 9 ऑर्बिटल होंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फोर्थ सेल की। अब आप फोर्थ सेल पे जाएंगे तो इसमें टोटल सबसेल्स कितनी होंगी, फॉर्मूला n-1 4 - 1 3 2 1 0, यानी हमारे पास 0 1 सॉरी हाँ कोई दिक्कत नहीं 2 and 3 होगी, यानी कि 3 2 1 and 0, ठीक है। अब टोटल 4 है तो 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता ही है s से, तो हमारे पास बनेगा 4s। 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं p से 4p, 2 को d से तो 4d एंड 3 को f से तो 4f। टोटल कितनी सबसेल्स हो गई आपके पास 4 सबसेल्स हो गई हैं, यानी जितना नंबर ऑफ सेल्स उतना ही आपके पास सबसेल्स। अब ये 4 सबसेल्स जो है इनमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो आपको पता है s में कितना ऑर्बिटल होता है आपके पास 1, ठीक है। इसकी ओरिएंटेशन की बात की जाए तो ये -2 -1 0 +1 एंड +2, ठीक है। और d को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बता देता हूँ आपको। d में आपका 0 जो होता है वो होता है dz², ठीक है। न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ dz², ठीक है। और बात करें +1 की तो +1 का जो होता है वो होता है आपका dxz, -1 का होगा dyz, ठीक है। +2 की बात करूँ तो यहाँ पे होगा dx² y² और यहाँ पे होगा dx y² हो गया है, yz xz हो गया आपका और ये हो गया dx, ठीक है। टोटल आपके 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे d के अंदर। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं अपने। s पे कितना ऑर्बिटल होगा आपका 1 ऑर्बिटल, ठीक है। मैंने उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है 1 ऑर्बिटल। p में कितने होंगे टोटल 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ये रिप्रेजेंट कर दिए हैं मैंने, ठीक है। d में कितने होंगे टोटल 5 होंगे, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है। -2 -1 0 +1 एंड +2। और f में कितने ऑर्बिटल होंगे बच्चों 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल, जो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3 पे होंगे, ठीक है। f को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि f की शेप कैसी होती है कॉम्प्लेक्स, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। तो देखिएगा टोटल ऑर्बिटल अगर आप बात करते हैं n = 4 सेल में तो कितने हो गए आपके पास में 1 3 4 4 एंड 5 9 9 एंड 7 16 ऑर्बिटल्स हो गए। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास में फर्स्ट सेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने आ गए हैं 1, सेकंड सेल में कितने आ गए हैं 4, थर्ड सेल में कितने आ गए हैं 9 और फोर्थ सेल में कितने आ गए हैं 16। तो एक फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, देखिए फटाफट से। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू, ठीक है। अगर हमें क्या करना है बच्चों कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किसी भी ऑर्बिटल को कैलकुलेट करना हो प्रेजेंट इन सेल्स, समझ रहे हो, सबसेल नहीं, डायरेक्ट सेल्स में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स काउंट करने हो तो हमारे को एक फॉर्मूला बन गया कि इसका हमें स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर किसका करना है सेल्स का, सेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सेल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा n², क्या बन जाएगा n²। तो आपको इस तरह से डायरेक्ट देखना नहीं है, हमने देख लिया है यहाँ पे फटाफट से सॉल्व कर लिया इसको। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपके पास में थर्ड शेल जो है यानी कि n = 3, थर्ड सेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे तो आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 ऑर्बिटल्स रहेंगे आपके पास,
ठीक है, आपसे पूछे कि फोर्थ सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट होंगे, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा आंसर 16 आ जाएगा आपके पास में। 2 है तो 2 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 4। तो किसी भी सेल में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को हम काउंट करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला एन स्क्वायर। ठीक है, समझ गए बात को। और किसी भी सबशेल में प्रेजेंट, देखिएगा सबशेल्स में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स को अगर काउंट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 12 + 1 होता है आपके पास। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे कंटिन्यू करेंगे इसे। चलिए हो गया। चलिए आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं टोटल, यहाँ पे मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ कि कौन कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं यहाँ पर सारे फॉर्मूलेस को हम एक साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और साथ में आपको मैं डायग्रामेटिकली जो भी हमने पढ़ा है उसे यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास अगर कितना हो 1, n = 1, तो हमने देखा कि नंबर ऑफ सेल हमारे पास कौन सी होगी, ये k होगी। अब इस k सेल में हम फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं वो करते हैं n-1, देखिएगा यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास जो अप्लाई होता है वो कौन सा होता है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, सॉरी सबसेल्स प्रेजेंट इन सेल। किसी भी सेल्स में प्रेजेंट सबसेल्स को कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहता है आपके पास, n-1। तो अगर हम इस पे n-1 अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0। 0 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से। सेल कौन सी हमारे पास, फर्स्ट, दैट इज 1s, और 1s में हमारे पास ऑर्बिटल कितना होता है आपको पता ही है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेल अगर निकालनी है सेल्स में तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n-1। कल मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। ठीक है, बट हम यहाँ पे एक साथ सारे फॉर्मुलेशन लिखेंगे कि किन किन फॉर्मूला को हमने अब तक यूज किया है। नंबर 2, अब यहाँ पर इसमें कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए सबसेल, सॉरी सेल्स के अंदर सबसेल कितनी निकली, 1 निकली, दैट इज 1s, जो निकाला हमने n-1 फॉर्मूले से। अब इस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ये हमने फॉर्मूला निकाला था 12 + 1 से। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सबशेल, किसी भी सबशेल में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल किससे निकालेंगे हम, 12 + 1 फॉर्मूले से। यहाँ पे हम सारे फॉर्मूलाज एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी हेल्प के लिए। देखिए ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ 2, यानी सेकंड सेल जो हमारे पास होती है KL। ठीक है, L सेल में हम जब निकालेंगे n-1 फॉर्मूला यूज करेंगे तो n-1 कितना हो गया, 1 और 0, यानी टोटल 2 सब सेल्स यहाँ पे रहेंगे आपके पास। ऑलरेडी पता है जितना नंबर ऑफ सेल्स होगा उतना ही हमारे पास सब सेल भी होगा। तो ये हो गया आपके पास में 0 और 1, 0 को रिप्रेजेंट करेंगे S से, दैट इज 2s एंड दैट इज 2p। S सब सेल में ऑर्बिटल कितना होगा, 1, और P सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, टोटल 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टोटल फर्स्ट सेल में ऑर्बिटल कितने हो गए, आपके पास 1 हो गया है, और यहाँ पे सेकंड सेल में टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। ठीक है, ये भी अभी पढ़ा अपन ने कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स में हमें अगर ऑर्बिटल्स निकालने डायरेक्ट विदाउट सब शेल्स के, कि किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो वो अभी निकाला हमने कि जो शेल का नंबर है उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा। तो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सेल कितना निकलेगा, n²। ठीक है, बात करें थर्ड सेल की जो कि आपके पास है n = 3, यानी कि KLM, M सेल की बात करेंगे तो इसमें टोटल 3 सब सेल्स होंगी। लगा दीजिए फॉर्मूला n-1, 3 - 1 कितना हो गया, 2, 2 - 1 1, और 1 - 1 0। तो ये 0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे S से, थर्ड सेल है तो क्या लिखेंगे 3s, 3 1 को रिप्रेजेंट करेंगे P से तो 3p, 2 को रिप्रेजेंट करेंगे D से तो ये हो गया आपका 3d। ठीक है, S में आपका ऑर्बिटल 1 रहेगा, P में आपको पता ही है आपके ऑर्बिटल 3 रहेंगे, और D में आपके पास टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे n = 4 के लिए, जो हमारी सेल होगी आपके पास में n, इसमें टोटल आपके पास में 4 सब सेल्स होंगे।
ठीक है, दैट इज 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है, 4s पे आपके पास ऑर्बिटल 1 रहेगा, इसमें रहेगा टोटल आपके पास 3, यानी कि यहाँ पे आपको 3 2 1 एंड 0, और ये आपके पास हो गया टोटल 5 ऑर्बिटल। यहाँ पे कितने होंगे टोटल 7 ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर 3 सब शेल की बात करें, सॉरी थर्ड शेल की बात करें, तो थर्ड शेल में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं आपके पास में 5 3 8 1 9, यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 4 शेल की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल कितने हैं आपके पास में 16, यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब बात करते हैं इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की। अभी हमने क्या निकाला, शेल्स में सब शेल कितनी होंगी, सब शेल्स में ऑर्बिटल कितने होंगे, और शेल्स में डायरेक्ट ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल निकालने का फॉर्मूला रहेगा 2n²। अपन पढ़ चुके हैं। मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास में ये शेल कौन सी के एल, ये हमारे पास में एम है, ये हमारे पास एन है। किसी भी शेल में अगर हमें क्या निकालने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास 2n²। सपोज कीजिए ये शेल हमारे पास में है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 को वहां पुट करेंगे, 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स। m है, m में n की वैल्यू कितनी होती है 3 मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, इस तरह से इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो किसी भी शेल में प्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट कर सकते हैं 2n² फॉर्मूले से। नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब शेल। किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला रहता है 2 × 2l + 1। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 4l + 2, यानी या तो इस तरह से रिप्रेजेंट करो फॉर्मूले को, या इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा किसी भी सब शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के लिए। ठीक है, अब सब शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे काउंट करेंगे वो देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ये रहा आपके पास, सपोज कीजिए आपने सबसे पहले निकाला है एस सब शेल में, फिर P देन D देन F, ये 4 सब शेल्स है। अब यहाँ पे S की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0, P के लिए 1, D के लिए 2, कौन सी वैल्यूज हैं ये L वैल्यूज, एजीम्यूथल 3। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर हमें निकालना है S सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स को, तो S के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा 4l + 2, तो 4 × l की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 + 2, कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन हम S सब शेल में फिल कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर निकाले P के लिए, तो P के लिए आपकी L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 4 × 1 + 2 कितना आ गया हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हम निकालेंगे D में, तो D में हमारे पास निकलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और F में निकालेंगे तो कितना निकलेगा 14 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर सबसेल। किसी भी सबसेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं वो निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इजीली। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एस सबसेल हमारे पास में ये है। ठीक है, समझ गए, यानी एस सबसेल है यहाँ पे आपके पास में। इसमें आपके पास में देखा आपने कि इसमें आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो 2, यानी आपके पास एस ऑर्बिटल हो गया यहाँ पे 1s। ठीक है, इसमें आप कितने एस सब शेल की मैं यहाँ पे बात करूं तो एस सब शेल में आपके पास में टोटल ऑर्बिटल कितना होता है 1 ऑर्बिटल होता है, जो हमने किस फॉर्मूले से निकाला 12 + 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल है और इसमें आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है ये आगे हम सीखेंगे पाउली रूल एंड हुंस रूल से। ठीक है, जो आपका आगे आने वाला टॉपिक है। ठीक है, अब अगर बात करें किसकी पी सब शेल की, तो पी सब शेल में टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी भी एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो। इसी तरह से डी में कितने होगा आपके पास 5, तो 5 में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो बच्चों 10। ठीक है, यानी और एफ में कितने ऑर्बिटल हैं 7 में आप कितने फिल कर सकते हो 14। ठीक है, तो किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसे हम काउंट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे टोटल आपके पास में ये हो गया है, आपके पास सारे फॉर्मुलेशंस हो गए जिनकी हेल्प से आप यहाँ पे क्वांटम नंबर्स में प्रेजेंट सेल्स, सबशेल्स, ऑर्बिटल्स और उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम अपना 4th और लास्ट क्वांटम नंबर को कंप्लीट करेंगे।
हो गया। चलिए now let's start with fourth quantum number, that is spin क्वांटम नंबर। तो बात करें स्पिन क्वांटम नंबर की, तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज एस, स्मॉल एस से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हो गए एन, एल, एम एन, एस, जिसमें हम एन को कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल को अजीमुथल और एम को मैग्नेटिक और एस को स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एस से। ठीक है, बात करें कि स्पिन क्वांटम नंबर आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इरवाइन श्रोडिंगर ने जो आपको इक्वेशन दी जिसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। उसके सॉल्यूशन में हमने देखा कि टोटली 3 क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे पास में एन, एल और एम है। बात करें स्पिन क्वांटम नंबर की, तो इसका यहाँ पे यूज क्या रहेगा। तो मैं बात करूं, स्पिन क्वांटम नंबर जो आपके पास यहाँ पे है, ये आपको 2 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दैट इज, फर्स्ट क्या इंफॉर्मेशन है कि किसी भी ऑर्बिटल में, हमने कहा ऑर्बिटल आपका वो 3D स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम रहेगी। तो किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात तो बच्चों हमको बहुत पहले बता दी थी, किसने? बोहर ने भी, कि बोहर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिट यानी कि एक फिक्स एनर्जी के पाथ पे आपका न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर अपन को बताएगा कि इलेक्ट्रॉन ना केवल न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, एज वेल इट रिवॉल्व ऑन देयर ऑन एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर क्या कह रहा है आपसे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करेगा ही करेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस पे भी मूव करता है, लाइक अर्थ भी अपनी एक्सिस पे मूव करती है, एज वेल वो सन के अराउंड भी मूव करती है, रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो उसी तरह से अकॉर्डिंग टू स्पिन क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने के साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करेगा। और जब अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करेगा तो उसके रिवॉल्व के 2 ही डायरेक्शन होंगे बच्चों, एक होगा आपका या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे रिवॉल्व जो करेगा वो 2 तरह से होगा, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं +½ से, और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अकॉर्डिंग टू एंटी क्लॉकवाइज तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं -½ से। अगेन ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में इमेजनरी लिए गए हैं कि कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन हम दे देते हैं कैसे भी करके। तो रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा आपका, इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्लॉकवाइज ऑन देयर ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज मूव करेगा तो उसे कहेंगे +½ से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? -½ से। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारे पास हो गई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने के साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी मूव करता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो +½ एंटी क्लॉकवाइज तो -½ इसके अलावा इट टेल्स अबाउट मैग्नेटिक नेचर ऑफ एटम। ये किसी भी एटम का मैग्नेटिक नेचर को भी एक्सप्लेन करता है कि उसका मैग्नेटिक नेचर किस टाइप का रहेगा। चलिए देखते हैं। नंबर 1, इफ ऑर्बिटल ऑफ एन एटम कंप्लीटली फिल्ड, कैसा हो? कंप्लीटली फिल्ड हो। सपोज कीजिए आपके पास कोई एक पी सब शेल में प्रेजेंट 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और इन 3 ऑर्बिटल्स में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो बताया था मैंने आपको 6, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आपके फिल हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर अपन देखें तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा? हमेशा अपोजिट रहेगा, जो हम पढ़ेंगे बाद में पाउली रूल्स और हुन्स रूल में मैं आपको बताया था।
बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो वो हमेशा ऑपोजिट स्पिन के होते हैं, यानी कि अगर एक प्लस हाफ है तो दूसरा कौन सा होगा, माइनस हाफ। बट ये जरूरी नहीं है कि इसी को प्लस हाफ कहेंगे, इसको माइनस हाफ कहेंगे, ठीक है ना, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रहेंगे उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दूसरा कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके अपोज डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अगर ये क्लॉकवाइज हुआ मान लीजिए तो ये प्लस हाफ हुआ, ये माइनस हाफ, तो टोटल स्पिन कितनी हो गई, 0। इसकी भी टोटल स्पिन कितनी हो गई, 0, इसकी भी 0। यानी अगर हम कहें किसी एटम में प्रेजेंट ऑर्बिटल कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है तो वहां पे आपकी टोटल स्पिन जो निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 0। और अगर किसी भी एटम की टोटल स्पिन 0 है तो वो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे रिपेल करेगा। समझ गए, हमने कोई एटम लिया, उस एटम में हमने देखा कि उसमें प्रेजेंट ऑर्बिटल्स जो हैं उसको कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, और जब कोई भी ऑर्बिटल आपका कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड रहेगा तो उसकी स्पिन कितनी आ रही है बच्चों, 0। बिकॉज किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। टोटल स्पिन 0 होती है तो उस एटम को अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो उससे रिपेल करेगा, लाइक अ वाटर। जैसे वाटर को मैग्नेट पे रखेंगे तो वो वाटर से हल्का सा रिपेल करता है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि कोई एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो उसका स्पिन 0 होगा और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करता है। और जो भी एटम अगर ऐसा करता है उसे हम कहते हैं बच्चों डायामैग्नेटिक। क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर सपोज किसी एटम का ऑर्बिटल है और वो आपका हाफ फील्ड है, पूरा फील्ड नहीं है, कैसा है, हाफ फील्ड, तो उसकी स्पिन कितनी आएगी, प्लस हाफ एंड प्लस हाफ, यानी उसकी स्पिन 0 नहीं होगी, ठीक है ना, उसकी स्पिन 0 नहीं होगा। और अगर स्पिन 0 नहीं होगा तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है तो उसे कहेंगे बच्चों क्या, इफ इट इज अट्रैक्ट देन इट इज कंसिडर्ड एज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, समझ गए। तो कोई भी एटम या सब्सटेंस जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो तो वो हमेशा किस नेचर का होगा, डायामैग्नेटिक, यानी उसकी स्पिन 0 होगी और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करेगा। जबकि किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड होंगे तो वहां पर आपकी स्पिन 0 नहीं होगी, मैक्सिमम होगी, और वहां पर कह सकते हैं कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा, तो उसका नेचर कैसा होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक। तो एक तरह से ये एटम या सब्सटेंस का मैग्नेटिक नेचर जो है उसको एक्सप्लेन करता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो टोटल 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे हो जाती है स्पिन क्वांटम नंबर से। चलिए एक दो हम क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट में। हमारा यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर कंप्लीट हुआ है, साथ में ही अपना टॉपिक जो है क्वांटम नंबर्स वो भी कंप्लीट हो गया है। चलिए एक फटाफट से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ सबशेल एंड ऑर्बिटल्स फॉर एम शेल। आसान सा क्वेश्चन है कि आपको एक एम सेल दी हुई है, उस एम सेल के लिए आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड सबशेल। अगर हम बात करें, यहां से देखिए आंसर फटाफट से निकालेंगे। अगर बात करें एम सेल की तो एम सेल हमारे पास कौन सी होती है बच्चों, के, ये आपकी फर्स्ट सेल रहती है, के एल एम, यानी कि थर्ड, जहां पे एन की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो बात करेंगे एम सेल की तो यहाँ पे एन की वैल्यू होगी 3, ठीक है, कंप्लीट। अब ये तो हो गया आपके पास नंबर ऑफ सेल्स, क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल्स। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि जितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी उतनी ही क्या होंगी हमारे पास में नंबर ऑफ सब सेल्स। फॉर्मूला लगेगा आपके पास में n-1, तो 3-1 2, और 2-1 कितना हो गया 1, और 1-1 कितना हो गया 0, यानी टोटल 3 सब सेल्स होंगी। कौन कौन सी होंगी बच्चों, 3s, 3p एंड 3d, ठीक है, कैलकुलेट हो गया। तो हमारे पास में एक आंसर आ गया है कि एम शेल जो है उसका नंबर होगा 3 सब शेल्स, 3 आपका है क्या, थर्ड शेल है, ये कौन सी है, थर्ड शेल। थर्ड शेल इसका मतलब इसमें टोटल सब शेल भी 3 ही होंगी, जो n-1 फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे, 3s, 3p एंड 3d। अब आगे बात करेंगे तो
एस ऑर्बिटल में आपको पता है कितने, एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 ऑर्बिटल होगा, ठीक है, जहाँ पे एम कितना होगा 0, पी में कितने ऑर्बिटल होंगे, टोटल 3 होंगे, यानी कि -1 0 एंड +1, और डी में कितने होंगे 5 होंगे, यानी कि -2 -1 0 +1 एंड +2 ये होगा, ठीक है। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 5 3 8 एंड 1 9 ऑर्बिटल्स आपके पास हो गए हैं, जो हम डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। एंड जिसकी यहाँ पे बात करें तो ये थर्ड है, थर्ड शेल, तो थर्ड का मतलब हो गया n², यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 9 हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे कि हमारे पास टोटल 9 ऑर्बिटल्स होंगे थर्ड शेल के अंदर, ठीक है। ऐसे ही आपसे और भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स इफ वी हैव n = 4, ठीक है। तो 4 इसका मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 ऑर्बिटल्स होंगे, और सबशेल कितनी होंगी 4 का मतलब 4 ही होंगी, तो 4 सबशेल्स होंगी s p d f 4s 4p 4d एंड 4f। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन और पुट अप हो सकता है कि पूछ सकता है कि n शेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिलिंग क्या रहेगी, कितने इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, पता है 2 इलेक्ट्रॉन इससे फिल हो सकते हैं, 6 इसमें हो सकते हैं, और टोटल 10 इसमें हो सकते हैं, तो 10 + 6 16 + 1 17 इलेक्ट्रॉन हम इसमें टोटल फिल कर सकते हैं, ठीक है। जितने ऑर्बिटल्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटू 2, यानी एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इतना फिल हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन बनेंगे, और बाद में जब हम इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर लेंगे, पावली रूल, हुन्स रूल वगैरह सब डिस्कस कर लेंगे, तो लास्ट में इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस की एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा, साथ में आपको इसकी डीपीपी भी प्रोवाइड करूंगा हमारे टेलीग्राम ऐप के ऊपर। जो हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उस पर आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और रिलेटेड टॉपिक से जो भी हम डीपीपी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं उन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।